और ये सुल्ताना डाकू की ही थी या उससे पहले किसी और की प्रॉपर्टी थी? सुल्ताना डाकू उनकी नहीं थी, प्रॉपर्टी किसी और की थी। उनका असल में ये ख़तरनाक जीने का रास्ता जिससे कि हम अब नीचे की तरफ को आ रहे हैं दूसरी मंजिल पर। हम नजीबाबाद पहुंच चुके हैं और ये पुल जो है वो काफ़ी अच्छा है देखने में। अब जाते हैं सुल्ताना डाकू के किले पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला बिजनौर के नजीबाबाद। एक कस्बा यहाँ पर पड़ता है और उसी के पास में ये सुल्ताना डाकू का एक किला है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में जो किला आपको दिखाई दे रहा है ये सुल्ताना डाकू का एक किला है। और सुल्ताना डाकू के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बहुत मशहूर नाम है, जिसकी हिस्ट्री लोगों ने पढ़ी है, स्कूलों में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सुल्ताना डाकू का उसी का किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज आपको पूरे किले का नज़ारा कराएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको इसी तरह से जो हिस्ट्री की जगह हैं, जो पुरानी जगहें हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे। और बहुत मशहूर जगह है ये, नजीबाबाद के पास में ही पड़ती है ये जगह। हम आपको आज ये नज़ारा कराने वाले हैं। आप देखिए, इसका नज़ारा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इसका नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इस किले की सैर कराता हूं जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसको सुल्ताना डाकू का किला क्यों कहा जाता है, आइए मैं आपको किले का नज़ारा कराता चलूं और आपको जो है वो सारी हकीकत जो सुल्ताना डाकू के बारे में है, पूरी हिस्ट्री, उसको मैं आपको बताता चलूं। आप सुनिए। वो सुल्ताना डाकू जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, वो सुल्ताना डाकू जिसकी पैदाइश लगभग 1900 में यूपी के मुरादाबाद के हरतले गांव में हुई थी। वो हरतला जो आज मुरादाबाद में मेन शहर के नाम से मशहूर है। जब पूरे देश में अंग्रेज़ों का राज था और भारत में रहने वाले सब लोग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे और वो तरह तरह के जुल्म व सितम जो हैं वो भारत के लोगों पर किया करते थे, तरह तरह से सताया करते थे, उनको तड़पाया करते थे और बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे। उस वक्त सुल्ताना डाकू का जन्म एक ऐसे भातू नाम के मुस्लिम कबीले में हुआ जो अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वफ़ादार मानते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की हार हुई। उसके बाद भातू परिवार जो है, जो कबीला था, ये भातुओं के नाम से मशहूर था। ये कबीला हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाकर रहने लगे। कोई परिवार कहीं रहने लगा, कोई परिवार कहीं रहने लगा और ये लोग इधर उधर आकर बस गए। लेकिन सुल्ताना डाकू का परिवार जो था वो मुरादाबाद के हरतले में आकर बस गया, जो पहले एक गांव हुआ करता था, लेकिन आज मुरादाबाद का मेन शहर में जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मेन शहर के अंदर। तो उस वक्त जब सुल्ताना डाकू का परिवार हरथले में आकर रह रहा था, वहाँ पर भी इन अंग्रेज़ों ने जुल्म करना शुरू कर दिया और इस कदर जुल्म किया कि काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए और इनके परिवार के भी कई सदस्य को मार डाला। जितने भी लोग सुल्ताना डाकू के परिवार के मारे गए, उनमें से सुल्ताना डाकू के बाप भी थे। जो ये छोटा सा बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को अंग्रेज़ों ने मार दिया, और दिल में एक शोला बसने लगा, दिल में आग उबलने लगी और 17 साल की उम्र में इसने अपना एक गैंग बनाया। अब थोड़ा सा आपको नज़ारा कराता हूँ, उसके बाद में फिर आपको सुल्ताना डाकू की कहानी आगे सुनाऊँगा। ये फर्स्ट दरवाज़े पे हम हैं इस वक्त और आपको फर्स्ट दरवाज़े की जो है वो ऊपर जाकर सैर कराते हैं कि किस तरह का व्यू है वहाँ का। और ये ऊपर के दरवाज़े को देखकर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। ये काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से उतर रहे हैं और मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट दरवाज़ा है जो जिधर से हम इसमें अंदर दाखिल हुए थे। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, बड़ी जानदार ईंटें इसके अंदर लगी हुई हैं और काफ़ी मजबूती इसके अंदर है। आवाज़ भी थोड़ी इसके अंदर गुज जा रही है। बिल्कुल देखिए ये नज़ारा किस तरह का है। यहाँ पर ये दरवाज़े यहाँ पर हैं, ये इस तरह की चौखटें यहाँ पर बनी हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं। और अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा है।
ये फर्स्ट दरवाज़ा है और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन हम और ऊपर चढ़ेंगे अभी। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो काफ़ी है, काफ़ी ऊपर है यार। मैं थक चुका हूँ चलते चलते। काफ़ी लंबा व्यू है यहाँ पर। और आप ये देखिए, ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी और ऊपर है, लेकिन उससे पहले मैं इधर का व्यू दिखाऊंगा आपको। दोस्तों हमारे साथ ही हमारे कुछ भाई हैं जो यहाँ के कुर्बो जवार के रहने वाले हैं। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो किला है लगभग कितना पुराना है यहाँ का? ये कुछ आइडिया ऐसा हो आपको लगभग कितना? ये तो पता नहीं, हमने अपने बड़े से सुना है कि लगभग 150 साल हो गए। 150 साल के लगभग हो चुके हैं इसमें। और यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी डैमेज हो चुकी है। और ये सुल्ताना डाकू की ही थी या उससे पहले किसी और की प्रॉपर्टी थी? सुल्ताना डाकू उनकी नहीं थी, ये प्रॉपर्टी किसी और की थी। उनका असल में बाद में कब्जा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ पर मैंने सुना अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, जो नवाब थे जिनकी कोठी थी, उसके बाद सुल्ताना डाकू ने इस पर कब्जा किया। हाँ, सुल्ताना डाकू तो यही अभी ज़्यादा नहीं, 50-60 साल पुराना उसका इतिहास है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी वजह से तामीर होती रहती है इधर। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर घूमने? बस आते रहते हैं। आते यहाँ ही नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं वैसे। अच्छा अच्छा, आप भी बाहर रहते हैं। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे भाई थे जिन्होंने थोड़ी जानकारी हमें दी। और भाई मौसम तो इतना अच्छा है, यहाँ हवा इतनी अच्छी लग रही है कि यहाँ पर सोते रहें। और यहाँ पर ये देखिए नीचे का नज़ारा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। भाई चारपाई एक लेकर आओ, यहाँ पर ज़रा सोने का प्रोग्राम बनाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। ये हमारे दो भाइयों से हमारी बात हुई और पूरा नज़ारा आपको अभी दिखाना बाकी है। चलिए पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब तक हम इस कोने से मोटरसाइकिल से किले के दूसरे कोने तक जाते हैं और बीच में ये मेरे देश का झंडा है, आप इसको सैल्यूट कीजिए और मैं आपको कहानी आगे सुनाता हूँ। तो ये सुल्ताना डाकू जब 17 साल का हुआ तो इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक गैंग बनाया। और वो गैंग आगे चलकर इतना ख़तरनाक हुआ कि अंग्रेज़ जो थे वो सुल्ताना डाकू के नाम से कांपने लगे। सुल्ताना डाकू जब काफ़ी अरसा गुज़र गया अंग्रेज़ों को सताते हुए, अंग्रेज़ों को परेशान करते हुए, तो सुल्ताना डाकू अपने गैंग के साथ गड़प्पू नाम के एक जंगल में आकर रहने लगा, जो आज उत्तराखंड के अंदर वो गड़प्पू जंगल काला डोंगी के पास मौजूद है। गड़प्पू का जंगल बहुत ख़तरनाक है। अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू पर तरह तरह के शिकंजे अपनाए, तरह तरह से कोशिशें की, लेकिन सुल्ताना डाकू बिल्कुल भी उनके हाथ नहीं आया और उनको परेशान करता रहा। हेलो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ उस वाले दरवाजे से जो पहला दरवाज़ा था। उससे मोटरसाइकिल से हमें यहाँ पर आना पड़ा है। यार काफ़ी लंबा सफ़र है, लग रहा है पूरे ही क्षेत्र में कब्ज़ा करके रखा था सुल्ताना डाकू ने। और ये जो नज़ारा आपको दिखाया अभी मोटरसाइकिल से, काफ़ी बड़ा जो है ये ग्राउंड है। लगभग अगर पैदल आदमी चलेगा तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी उसको। और ये जो दरवाज़ा मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये दरवाज़ा जो है दूसरा है, मतलब उधर के कोने से निकलने के बाद। और यहाँ पर जो है सुल्ताना डाकू का ये दूसरा रास्ता था, यहाँ से निकला करते थे और जब इधर से आते थे तो उधर निकला करता था। ये सुल्ताना डाकू का जो किला है, दोनों रास्ते हैं और दोनों तरफ ही पहरा रहता था। दोनों तरफ से ही ये दीवारें जो हैं बड़ी मजबूत बनी हुई हैं और दोनों तरफ से ऊंचाई जो है वो काफ़ी है, क्योंकि वो पहला ज़माने थे जो उस ज़माने में कोई भी ऐसा साधन नहीं था साहब जो उड़ा के लाया जा सके, जो इन दीवारों को पार कर सके। दीवारों पर पहरे और चारों तरफ से पाबंदियाँ थीं। और ये गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो गेट मैंने आपको दिखाया पहला वाला। अब ये दूसरा गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ और पहले वाले गेट के ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे और दूसरा गेट जो है इसमें भी आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। आप ये देखिए इस दूसरे वाले गेट का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए सेम बिल्कुल जिस तरह से पहला गेट था उसी तरह से जो है ये दूसरा गेट बना हुआ है। वही नज़ारा जो पहले गेट का था, जो शुरू वाला गेट था उसका भी यही नज़ारा था। इसी तरह से बैठने की जगह, इसी तरह से सेम यही बनावट जो उसके अंदर थी पहले वाले के, वही बनावट जो है वो इस वाले दरवाजे में है। वही बनावट सब चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेम वही चीज़ है। और ये दूसरा दरवाज़ा है, गाड़ी से आने में भी काफ़ी वक्त लग गया। और जो इसका एरिया है वो भी हमने आपको दिखाया। अब हम इसके ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं कि ऊपर का जो क्षेत्र है वो किस तरह का है। चलिए जीने से लेकर मैं आपको चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का क्षेत्र है यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए।
मज़बूती की अगर बात करें तो भाई इसकी तो मज़बूती काफ़ी है। ये तो आसानी से वो भी नहीं हो सकता। ये वो ईंट नहीं है जो आज के ज़माने में लगा दी जाए और इशारे से उसको गिरा दिया जाए। ये बहुत मज़बूत है, कई कई इंच मोटी जो है ये ईंटें हैं और पुराने ज़माने की हैं। ये भी नहीं है कि इसको अगर छुटा कर देखा जाए तो इसका रेता वगैरह झड़ता भी नहीं है। और ये वो जीना है जो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये वो जीना आप देख रहे हैं जो इस गेट के ऊपर जाने का है, गेट के ऊपर जाने का है। इसका भी मैं आपको वो कराऊँगा। और बिल्कुल ये आखिरी नज़ारा है। और यहाँ से अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वो जीने पर, जो जीना जिससे ऊपर को चला जाएगा। सेम बिल्कुल वही दरवाज़ा है जैसा वो पहला दरवाज़ा था, वैसा ही ये दूसरा दरवाज़ा है। उस ज़माने में पता नहीं भाई किस चीज़ से इतनी मोटी मोटी ईंटों को उठाया होगा, किस हिसाब से इस दरवाज़े को बनाया होगा। और ये मैं आपको अब ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर के जाने का रास्ता है। ये देखिए, अरे भाई बड़ी मोटी मोटी ईंट है यहाँ पर। और ये नज़ारा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी चूं चूं हो रही है यहाँ पर। वही अंधेरा सा है और यहाँ पर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। काफ़ी डर सा लग रहा है यार। यहाँ पर ये देखिएगा, ये नज़ारा दूसरी मंजिल पर आ गए हैं हम। और यहाँ से अभी और ऊपर चढ़ने का नज़ारा है यार। ये देखिए सामने मेरे वो दूसरी तरफ की साइड है। और ये भाई काफ़ी ख़तरनाक मंज़र है यहाँ पर। अबाबीलें बहुत सारी हैं यहाँ। और ये मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ। और भी ऊपर मैं चढ़ता हूँ अभी। ये थक गए यार, काफ़ी ऊंचा नज़ारा है। थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह ज़्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। और ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन ये देखिए भाई क्या नज़ारा है यार। पूरी ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक सड़क पड़ी हुई है ऊपर, जो आज हमारे और आपके यहाँ पर अगर नज़ारा देखेंगे तो ये नज़ारा जो है आप देखिएगा, ये दीवार इतनी मोटी है कि जिस तरह से आज सड़कें पड़ती हैं ना, ये देखिए यहाँ पर 4 पहिया वाहन जो है वो आराम से चला जाएगा। तो चलिए ऊपर चढ़ के, मैं तो थक गया हूँ, अब आपको नज़ारा कराता हूँ सही तरीके से। ये किला जो नजीबाबाद के पास में पाया जाता है, जो काफ़ी बड़ा है, इसको बनाने वाले जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम था नजीबुद्दौला। उस राजा का ये बनाया हुआ किला था जो काफ़ी कई एकड़ में बना हुआ है। और उस राजा पर अंग्रेज़ों ने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद तरह तरह के हमले किए। और इस राजा को भी, नवाजुद्दौला जो राजा थे, उनको भी उन अंग्रेज़ों ने मार दिया। और जब सुल्ताना डाकू को ये पता चला कि इस तरह से नजीबाबाद के अंदर अंग्रेज़ों ने एक किले पर कब्ज़ा किया है और वहाँ के जो नजीबुद्दौला बादशाह थे उनको मार दिया है, तो सुल्ताना डाकू ने ये तय कर लिया कि अब मुझे उस पर कब्ज़ा करना है। और सुल्ताना डाकू ने यही किया, पता निकाला। और पता निकालने के बाद में उसने देखा कि जिस रास्ते पर वो किला पड़ता था उस रास्ते पर अंग्रेज़ों का आना जाना लगा रहता था। उसी रास्ते से नैनीताल से जो जाते थे देहरादून के लिए, वो अंग्रेज़ों का काफ़िला इसी रास्ते से निकलता था और कोई भी रास्ता देहरादून जाने के लिए नहीं था। सुल्ताना डाकू ने ये दिल में सोचा कि क्यों ना उस किले पर कब्ज़ा किया जाए, क्यों ना इस किले को अपने कब्ज़े में लिया जाए। और यही हुआ कि सुल्ताना डाकू ने उस किले को अपने कब्ज़े में लिया। और कब्ज़े में लेने के बाद जितने भी अंग्रेज़ इस रास्ते से जाते थे किसी को भी बिना लूटे नहीं छोड़ा। अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हो चुके थे कि जो भी अंग्रेज़ों का काफ़िला नैनीताल से देहरादून को जाता था उस रास्ते में सुल्ताना डाकू इस किले से बैठकर इंतज़ार करता था उनके आने का। और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। कोई भी काफ़िला नैनीताल से देहरादून जाने वाला ऐसा ना बचा जिसको सुल्ताना डाकू ने लूटा ना हो। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, सुल्ताना डाकू सिर्फ़ अंग्रेज़ों के लिए दुश्मन था और सुल्ताना डाकू सिर्फ़ अमीरों से पैसा लूटता था जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे। सुल्ताना डाकू ने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया, कभी भी किसी गरीब का माल नहीं छीना। और उसकी एक दिलेरी थी कि जब भी किसी के घर में डाका डालना होता तो डाका डालने से कई दिन पहले सुल्ताना डाकू चिट्ठी के ज़रिए
उसके घर खबर भिजवा दिया करता था कि आज या फला दिन तेरे घर पर डाका पड़ने वाला है। और यही होता, जो दिन जो तारीख़ सुल्ताना डाकू देता था उसी तारीख़ में और उसी वक्त पर जाकर सुल्ताना डाकू दिलेरी के साथ वहाँ पर चोरी करता और उस माल को गरीबों में बांट देता था। बताया ये जाता है कि सुल्ताना डाकू अगर किसी गरीब दुकानदार से अगर कोई सौदा लेता तो अगर वो माल जितने का होता उससे दुगना पैसा उस दुकानदार को देकर आता था। उसने गरीबों को कभी नहीं सताया और जितने भी मालदार थे उनको, जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे, उनको कभी नहीं बख्शा। सुल्ताना डाकू एक बहुत हमदर्द था गरीबों का। किसी को परेशान देखता तो उसके घर में जाकर उसकी मदद करता। और दोस्तों, इस किले में रहकर उसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। एक वक्त ऐसा आया कि उसको पकड़ लिया गया और उसको सुल्ताना डाकू को मार दिया गया। तो दोस्तों, मेरी नज़र में सुल्ताना डाकू एक क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था और अंग्रेज़ों को परेशान करके रखा था। ये नज़ारे, ये इस तरह के जो हमें पुरानी इमारतें हैं, ये पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका देती हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं और लोगों के वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, हमने ये पूरा वाक़या जो आपको सुनाया, ये हिस्ट्री से हमने निकाल कर आपको सुनाया। आपको हमारा ये बातें, ये हिस्ट्री हमारी कैसी लगी जो सुल्ताना डाकू के बारे में हमने आपको बताई। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं कि सुल्ताना डाकू जो है वो साहब, उसकी माँ ने अंडा चुराने के लिए कहा, इससे वो डाकू बना, या तरह तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सुल्ताना डाकू अंग्रेज़ों का सताया हुआ था और अंग्रेज़ों के जुल्म को सहकर उसके दिल में आग उबल रही थी और उसने ये कदम उठाया और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। ये इतना बड़ा किला जो चारों तरफ से घनी और पत्थरों की दीवारों से बना हुआ है, मज़बूत है, यहीं पर बैठकर सुल्ताना डाकू हमेशा चारों तरफ नज़र रखा करता था। ये मज़बूत दीवारें, ये मज़बूत जगहें, ये मज़बूत दरवाज़े, जिन पर बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू 360 या 350 घोड़ों के साथ एक साथ सवार होता था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।